वेलकम टू स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 13 को, जिसका नाम है दिल्ली के सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। इससे पहले की जो 12 चैप्टर की वीडियो है आपको वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसके बाद की जो वीडियोज़ हैं वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। हिस्ट्री के अलावा सिविक्स और जियोग्राफी इनकी भी वीडियो जो है आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप उन्हें जा करके ज़रूर देख लें, ताकि आपकी सीटेट की प्रिपरेशन जो है ना वो काफ़ी अच्छे से और टाइम से पहले हो जाए। ये जो वीडियो है वो सीटेट के लिए ये जो वीडियो है वो सीटेट के अलावा एनसीईआरटी के जो ये जो वीडियो है वो सीटेट के अलावा जो एनसीईआरटी क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं 6 से लेकर के 8 तक, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। उन्हीं के टॉपिक से ली गई है, उन्हीं की किताब से ली गई है, तो आप उनको भी ज़रूर ये वीडियो शेयर करें, ताकि उनकी जो नॉलेज है वो भी काफ़ी अच्छी से जो ताकि उनकी भी जो नॉलेज है वो भी काफ़ी ताकि उनको भी जो नॉलेज काफ़ी अच्छे से मिल सके ताकि उनको भी नॉलेज काफ़ी अच्छे से मिल सके, और आपको तो मिल ही रही है। उससे पहले अगर आप इस वीडियो पे आ गए हैं तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल पर अगर आप नए आए हैं और इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के हम चलते हैं इस अध्याय की तरफ, जिसका नाम है दिल्ली के सुल्तान। ये चैप्टर 13 है हिस्ट्री का। देखिए यहाँ पर कुछ बात बताया गया है। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वी चौ देखिए यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं। मोहम्मद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज मोहम्मद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में 1992 में हराया था। 1991 में इन्होंने सबसे पहले अटैक किया था। 1991 में मोहम्मद गौरी ने अटैक किया था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय ने, जिनका नाम यहाँ पर लिखा गया है, ये पृथ्वीराज तृतीय थे यानी कि थर्ड थे, इन्होंने इसको हरा दिया था। लेकिन अगले ही साल के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु अगले ही साल के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई थी। पृथ्वीराज चौहान अजमेर एवं दिल्ली का शासक था। इसके साथ ही मोहम्मद गौरी ने 1994 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में गढ़वाल शासक जयचंद्र को भी पराजित कर दिया था। सन 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की भी मृत्यु हो गई थी। मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था। इसके लिए उन्होंने क्या करा, अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को उत्तराधिकारी मान लिया। इसके बाद ऐबक ने यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कर दी थी। तो इसका कोई भी पुत्र नहीं था, इसका जो दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको इसने अपना उत्तराधिकारी बना दिया, जिसके बाद ये शासक बन गया और इसने गुलाम वंश की स्थापना कर दी। तो यहाँ से आपको कुछ सवालों के जवाब जो है मिल रहे होंगे, कुछ सवाल मिल रहे होंगे कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो तराइन में। कब हुई थी 1192 में। मोहम्मद गौरी से द्वितीय युद्ध जब लड़ रहे थे तब। ठीक है, ये कहाँ के शासक थे, अजमेर एवं दिल्ली के। ये तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। यहाँ से जो आपसे सवाल पूछा जा सकता है वो ये कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की, तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जिसने कुतुब मीनार बनवाया था। पूरा कुतुब मीनार इन्होंने नहीं बनवाया था। तो इसी तरह से बीच बीच में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको बिल्कुल वीडियो के एंड तक बने रहना है। ठीक है, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें और छोड़ के तो बिल्कुल भी ना जाए। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत के अधीन शासक वंश यानी कि ऐसे शासक और उनका वंश जो दिल्ली के सल्तनत पर जो जिनका जिनका दिल्ली की सल्तनत पर अधीनस्थ था। तो देखिए सबसे पहले बताया गया गुलाम वंश। 1206 से तो सबसे पहला बताया गया है गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश की स्थापना से ही शुरू हुई थी, जिसके संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। जिसका संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद है खिलजी वंश 1290 से 1920। अलाउद्दीन खिलजी इस वंश का महानतम शासक था। उसने भारत पर मंगोल आक्रमण को रोकने का कार्य किया था। उसके बाद है तुगलक वंश 1920 से 1413 तक। इस वंश का सबसे महानतम शासक कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद है सैयद वंश 1414 से लेकर के 1451 तक।
सन 1998 ईस्वी में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग के वंशज ने जिस वंश की स्थापना की उसे ही सैयद वंश के नाम से जाना जाता है। पांचवा है लोधी वंश। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? इनामीन इब्राहिम लोधी, जिसने जिसे बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर जिसे बाबर ने प्रथम युद्ध जिसे बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर दिया और मुगल वंश की स्थापना कर दी। तो ये जो थे ये तो थे दिल्ली वंश के तो ये थे दिल्ली सल्तनत के अधीन कुछ शासक वंशों के जिनका नाम बताया गया है। तो इसकी जो प्रारंभ हुई थी यानी कि दिल्ली सल्तनत का जो प्रारंभ हुआ था वो गुलाम वंश से हुआ था। तो चलिए उसके बारे में पढ़ लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। ये यहीं से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। उसकी राजधानी क्या थी? लाहौर। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। इसने कुतुब मीनार नहीं बनवाया था, केवल नींव रखी थी। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे आप। ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हो गई थी। इस काल का इतिहास किस नाम से जाना जाता है? तो तवारीख नाम से जाना जाता है। जैसे तारीख बोलते हैं ना, तो इस काल का जो इतिहास है उसको क्या बोलते हैं? तवारीख। जो तत्कालीन विद्वानों एवं प्रशासकों के द्वारा लिखा गया था, यानी कि उस वक्त के जो विद्वान थे और जो प्रशासक थे उनके द्वारा लिखा गया था, या फारसी भाषा में लिखा गया था। यहाँ पर रजिया सुल्तान के बारे में बताया गया है, इसको भी पढ़ लें एक बार। या 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान शासक बन गई। उस युग के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज का सोचना था कि रजिया का शासन सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। यानी कि इसने बोला कि भाई हम योग्य हैं, तो ये जो है शासक बन गई थी वहाँ पर, लेकिन वहाँ की जो सामाजिक राज व्यवस्था थी, यानी वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी, जहाँ पर यह बताया गया था कि भाई लड़की का काम ये सब नहीं है, लड़की का काम लड़ाई झगड़ा करना या युद्ध करना नहीं है, बल्कि उनका काम होता है कि आप घर के अंदर रहिए और घर का काम करिए। तो उसके बाद जो है 1240 में यानी उसके बाद 1240 में इसको यानी रजिया सुल्तान को गद्दी से हटा दिया गया था। सुल्तान की गद्दी से हटा दिया गया था। इसका भाई जो था वो राजा बना था, लेकिन वो योग्य नहीं था, एबल नहीं था। तो इसलिए रजिया सुल्तान जो है वो इसलिए रजिया सुल्तान जो है वो वहाँ की सुल्तान बन गई थी, लेकिन बाद में इसे भी हटा दिया गया था। इसके बाद है दिल्ली सल्तनत का विस्तार। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासक गैरिसनों यानी रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों को क्या बोलते हैं हम? गैरिसनों। इनके निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो शहरों के परे शायद ही कभी फैला हो शहरों से संबंध, लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण बिल्कुल ना के बराबर था। यानी कि दूर के जो इलाके थे वहां पर तो नियंत्रण ये बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर या लूट मार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब के जंगलों को साफ कर दिया गया और और शिकारी और शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से पर्यावास से खदेड़ कर हटा दिया गया। यानी कि बिल्कुल जोर जबरन से उनको वहां से भगा दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले और शहर बसाए गए। इसके बाद है दूसरा विस्तार इसके बाद है दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किए गए। ये अभियान मोहम्मद तुगलक समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे।
इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, यानी कि शुरुआत में तो काफ़ी कमजोर रहे थे ये, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेना को परास्त किया और शहरों पर कब्जा कर लिया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूलते थे। दिल्ली के सुल्तानों ने दिल्ली के सुल्तानों ने दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अपने शहरों में मस्जिदें बना दिल्ली के सुल्तानों ने दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप में दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई। इसके इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता। परस्पर एक समुदाय से जुड़े रहने का बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिदें काफ़ी सहायक होती थी। यानी मुस्लिम जो थे और जो मुसलाम यानी कि मुस्लिम जो थे उनका जो है इनको सपोर्ट मिलना शुरू हो गया था। उसके बाद है एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। इसके बाद है खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन, यानी उनके अंतर्गत किस प्रकार का शासन था वहाँ पर, उसके बारे में बताया गया है। तो दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासनों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुमिश, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगाह कहा जाता है। तो बस आपसे ये पूछा जा सकता है यहाँ पर कि भाई बंदगाह क्या होता है, तो बंदगाह का मतलब होता है गुलाम। इसके बाद है खिलजी तथा तुगलक शासन बंदगाह का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए गए जो इनके अपने वर्ग के व्यक्ति थे। लेकिन इससे पैदा होने लगी पैदा होने लगी, अनस्टेबिलिटी आ गई। ठीक है। इसके बाद गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। यानी जो इनके असली मालिक थे उनके लिए तो वफादार होते थे, लेकिन उनके उत्तराधिकारी यानी उनके बाद जो शासक होते थे तो उनके लिए उतने वफादार नहीं होते थे। नए सुल्तानों नए सुल्तानों ने अपने नौकर नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराव शुरू हो जाती थी। पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे, यानी ये जहाँ पर कार्य करते थे ये क्या कहलाते थे, इक्ता। और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था, यानी इनका मुख्य काम क्या था, सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना, यानी कि अपने इलाके में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। यानी कि ये सैन्य सेवा देते थे और बदले में इनका जो इलाका होता था वहाँ से ये राजस्व यानी कि टैक्स जो है वसूल किया करते थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। उस समय 3 तरह के कर थे। पहला था कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था, जो जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। दूसरा मवेशियों पर और तीसरा घरों पर। ये 3 तरह के कर उस वक्त लिए जाते थे। ठीक है। इसके बाद है भारतीय उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहरी था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण काफी कठिन था तथा दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया।
यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके भी घने जंगलों वाले क्षेत्र थे, घने जंगलों वाले क्षेत्र थे जिनमें पैठने के सुल्तान की सेनाएं यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगल वाले जो क्षेत्र थे वो क्या थे, घने जंगलों वाले कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर इनके जो सुल्तान थे वो अपनी सेनाएं, जो उनकी सेना जाती थी ना वहाँ पर अटैक करने के लिए, तो वो वहाँ पर नहीं कर पाती थी, बिल्कुल कैपेबल नहीं थी वहाँ के लिए। इस तरह के जो काफ़ी घना जंगल था वो, इसलिए इस तरह की दिक्कत उनको देखने को मिलती थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया था। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान के ट्रांस आक्सियासन यानी कि आधुनिक उज्बेकिस्तान, जिसका क्या नाम था पहले, ट्रांस आस्क, जिसका पहले क्या नाम था, ट्रांस आस्क सासियाना, ट्रांस आस्क ट्रांस आक्सा सासियाना आक्सासियाना ट्रांस आक्सासियाना, जिसका आधुनिक नाम क्या है, उज्बेकिस्तान, इस पर हमला कर दिया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली के सुल्तान को उनका आक्रमण झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण बढ़ गए थे, यानी कि जब इनका शासनकाल आया तो वहां पर दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण काफी ज्यादा हो गए थे। इसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उठाए गए प्रभावी कदम। दिल्ली पर दो बार हमले हुए थे, 1299 से 1300 तक यानी एक साल, और 1302 से 1303 तक यानी एक साल। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने इसका सामना करने के लिए एक विशाल स्थायी सेना का निर्माण किया था। इसने अपने सैनिकों के लिए सोरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया था। सैनिकों के पेट भरने की समस्या को हल करने के लिए किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा भूमि कर के रूप में तय किया गया था। इसने सैनिकों को इकता के स्थान पर इसने सैनिकों को इकता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया तथा दिल्ली में चीजों की कीमतों पर नियंत्रण करने में भी काफी सफल हो गया था। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफी सफल रहे तथा उसने मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी सफलतापूर्वक सामना कर लिया था। इसके बाद है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा उठाए गए प्रभावी कदम। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर काफी हमला हुआ। मंगोल सेना परास्त हो गई थी। पुराने शहर दहली एक ऊना को निवासियों से खाली करवाकर दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद में भेज दिया गया था। विशाल सेना की देखरेख के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगा दिए। यह भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने टोकन यानी कि सांकेतिक नामक मुद्रा चलाई थी। यानी इसने एक मुद्रा चलाई जिसका नाम था टोकन। मुद्रा मतलब करेंसी। इसके द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह से विफल रहा था। इसके बाद है 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में संतलत। तुगलक वंश के बाद 1526 ईस्वी तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे, यानी कि इन एरिया में अपने अपने शासक हो गए थे, अपने अपने राजा हो गए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे, यानी कि काफ़ी डेवलप हो रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी काफ़ी उभरे। शेरशाह सूरी, इसके बारे में देखिए। तो शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ईस्वी की बात हो रही है। इसने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दे दी और परास्त कर दिया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित कर लिया था। और शेरशाह सूरी वो व्यक्ति है जिसने रुपया
रुपया नाम की करेंसी चलाई थी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। यानी भारत के अंदर जो आज करेंसी है जिसका नाम है रुपया, ये सबसे पहले शेरशाह सूरी ने ही चलाई थी। ठीक है, इसके बाद है सल्तनत काल की उपलब्धियां एवं विरासत। सल्तनत काल के शासकों की मुख्य उपलब्धि मंगोल हमलों से भारत को बचाना रहा, परंतु 1398 ईस्वी में तैमूर लंग के हमलों से वे दिल्ली को नहीं बचा सके। सल्तनत काल में इस्लामिक स्थापत्य, संगीत, साहित्य एवं धर्म का भारतीय परंपराओं में सम्मिश्रण हो गया, यानी कि ये इसके अंदर सम्मिलित हो गए, मिक्स हो गए। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। यह मस्जिद मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी जहांपना की मुख्य मस्जिद थी। मौठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी ने करवाया था। खिलजी शासनकाल में गुजरात एवं मालवा पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण हुए। साथ ही इसी काल में नर्मदा नदी के दक्षिण के भूभागों पर भी आक्रमण किया गया। यानी कि नर्मदा नदी का जो दक्षिणी हिस्सा था वहां पर भी आक्रमण किया गया। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने सुदूर दक्षिण यानी कि तमिलनाडु तक के भूभागों को सल्तनत के तहत मिलाने का प्रयत्न किया था। तुगलक काल में मौद्रिक अर्थव्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया गया। राज्य के राजस्व का प्रमुख स्रोत कृषि हुआ करती थी, क्योंकि उस वक्त कृषि जो थी वो काफी प्रसिद्ध, काफी काफी विकसित थी। कृषि के क्षेत्र में मोहम्मद बिन तुगलक ने कुएं खुदवाए, किसानों को बीज उपलब्ध करवाए तथा नकदी फसलों यानी कि गन्ना जैसे उत्पादनों पर विशेष जोर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया, जो कि बहुत ही अलोकप्रिय एवं कष्टकारी कदम था, जिसे बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने वापस ले लिया था। यानी कि इसने दिल्ली से अपनी राजधानी हटा करके कहाँ बना दिया, दौलताबाद में, लेकिन बाद में इसने दिल्ली को पुनः राजधानी बना दिया था। दिल्ली के सुल्तान कुरान एवं शरीयत के आधार पर अपना शासन चलाते थे। वे गैर मुसलमानों को अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र रखे हुए थे, बशर्ते कि वे जजिया कर अदा करते रहें। यानी एक तरह का टैक्स था जिसका नाम था जजिया। ये कौन देते थे, तो गैर मुसलमान। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया, जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था। तो ये जो चैप्टर था जिसका नाम था दिल्ली के सुल्तान, ये चैप्टर जो है यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। यानी चैप्टर 13 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। इसकी बाद की वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसमें जाकर के जरूर देखें। इससे पहले की वीडियो भी आपको जरूर मिल जाएगी। अगर वीडियो में किसी भी तरह से कुछ समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा देख लें। मैंने थोड़ी जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश की है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, और जितना हो सके पॉइंट टू पॉइंट मैं बता पाऊँ, ताकि एग्ज़ाम के वक्त जो है ना ताकि एग्ज़ाम के लिए आपको केवल उतना ही पता हो जितना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो सिलेबस होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है कई बारी, जिसके बाद जो है दिक्कत क्रिएट होने लग जाती है। तो जितना हो सके एग्ज़ाम को फोकस में रख करके जो है वीडियो बनाने की कोशिश की है। अगर आपको दिक्कत हुई है किसी तरह से, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करें। जाने से पहले आपको एक बात बता दूं, हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है स्टडी ब्लॉक पॉडकास्ट, जिसका लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल वाले कॉलम में जाएंगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा, या आप यूट्यूब पे अगर सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। तो उस चैनल को जा करके आप जरूर सब्सक्राइब करें। वहाँ पर भी आपको स्टडी से रिलेटेड काफ़ी अच्छी अच्छी बातें और अच्छी अच्छी चीज़ें मालूम चलेंगी, जो आपकी ज़िंदगी के लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी, आपकी
लाइफ लॉन्ग जो है आपकी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।